देखिए, यूनाइटेड नेशंस के अनुसार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दुनिया के लगभग 30% मिनरल स्टोर्स, 12% ऑयल और 8% नेचुरल गैस मौजूद है। दुनिया का 40% गोल्ड और 90% तक क्रोमियम और प्लेटिनम भी अफ्रीका में ही मौजूद है। इतना ही नहीं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कुछ देश ऐसे हैं जैसे बोत्सवाना, जायो, साउथ अफ्रीका, सिएरा लियोनी तो वर्ल्ड में सबसे बड़े डायमंड प्रोड्यूसर हैं। लेकिन आज इन्हीं मिनरल्स ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर डायमंड जैसे रिसोर्सेज होने के बाद भी यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग गरीब हैं। ऐसा क्यों? डायमंड तो दुनिया के सबसे कीमती जेम्स है और जिसके पास डायमंड है भैया, वो तो दुनिया का किंग है। आप भी इसे ही सच मान रहे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दुनिया में डायमंड का एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही किया जाता है। अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे रिचेस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका को ही देख लें, तो ये देश गोल्ड, क्रोम, मैंगनीज, प्लेटिनम जैसे कई महंगे मिनरल्स का प्रोड्यूसर है और साथ ही दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डायमंड प्रोड्यूसर भी है। ये देश हर साल सिर्फ डायमंड से 125 अरब डॉलर से ज्यादा की आमदनी करता है। लेकिन यहाँ की जनता का हाल भी बाकी अफ्रीकी देशों की तरह ही खराब है। लेकिन ऐसा क्यों है? अंदर से साउथ अफ्रीका रेसिज्म, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याओं से घिरा हुआ है। तो आइए साउथ अफ्रीका की अर्थव्यवस्था के बारे में समझने की आज कोशिश करते हैं, ताकि इसके साथ आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के दूसरे देशों के बारे में भी समझ सकें, क्योंकि सबसे पहले इस देश से ही एक्सप्लॉयटेशन की शुरुआत हुई थी। देखिए, इन सब चीजों के तार साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री से ही जुड़ते हैं। इस देश की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये देश अपने इन्हीं मिनरल रिसोर्सेज की वजह से दो बार कॉलोनाइज्ड हुआ है। यूरोप की मोस्ट कंट्रीज जिसमें अंग्रेज सबसे पहले कॉलोनाइजर्स थे, उन्होंने वर्ल्ड के कई कंट्रीज को कॉलोनाइज किया, जिसमें भारत भी शामिल है। यूरोपियन का टारगेट सिर्फ दूसरे कंट्रीज का एक्सप्लॉयटेशन करके अपनी कंट्री का विकास करना था। इस काम को करने के लिए ब्रिटिशर्स ने वायलेंस का सहारा लिया और यूरोप के दूसरे कंट्री भी उतने ही क्रूअल होते चले गए। यूरोपियन कंट्रीज जबरन किसी देश पर कब्जा कर लेते थे और उनके नेचुरल रिसोर्सेज को लूटते रहते थे, जिसकी सजा ये कंट्री आज भी भुगत रही है। लेकिन वक्त के साथ अपनी गरीबी से निकलकर कुछ देश आगे बढ़ गए, पर साउथ अफ्रीका के लोग आज भी सजा भुगत रहे हैं। अब वैसे तो कॉलोनाइजेशन के फॉर्मूले का इन्वेंशन तो पूरे यूरोप की कंट्रीज ने साथ मिलकर किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसमें महारत हासिल कर ली है। कहते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना के 17वीं सेंचुरी में नीदरलैंड्स के लोग अपनी जहाज से भारत देश की खोज करते हुए साउथ अफ्रीका की समुद्री तट पर जा पहुंचे। लेकिन इनका मेन टारगेट तो भारत पहुंचना ही था। साउथ अफ्रीका की किस्मत खराब थी या नीदरलैंड के लोगों की किस्मत अच्छी थी कि जब ये लोग साल 1647 में साउथ अफ्रीका के समुद्र तट के पास पहुंचे तो उनका शिप डिस्ट्रॉय हो गया। अब उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो लोग वहीं खेती करके अपने जीवन को बचाए रखें, और ये लोग यही करने लगे। कुछ समय बाद इन सेलर्स को उनके अपने ही कंट्री के लोगों ने रेस्क्यू करके बचा लिया। बाद में नीदरलैंड्स के लोगों ने अपने साथियों को बताया कि भारत को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन साउथ अफ्रीका भी हमारे लिए एक अच्छा रेस्टिंग स्पॉट हो सकता है। यहाँ बहुत सारा एरिया खाली पड़ा हुआ है जिस पर कब्जा करके हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं। ये हम सभी की अपकमिंग जर्नी के लिए एक बेटर ऑप्शन है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शिप उस दिन डिस्ट्रॉय हुआ, आने वाले समय में उसी ने साउथ अफ्रीका को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो डच इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज ने साउथ अफ्रीका की लैंड पर फार्मिंग करना शुरू किया। फिर उन्होंने केप टाउन रीजन में एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट शुरू की, ताकि वो वहां से गुजरने वाले जहाजों के साथ बिजनेस करके पैसा कमा सकें, और पैसा कमाना ही इन सभी का पर्पस भी था। नीदरलैंड ने अपने फायदे के लिए साउथ अफ्रीका की डेमोग्राफी ही बदल दी। आज आपको यहाँ पर कई देशों के लोग दिखाई देंगे, क्योंकि इन्हें एक स्लेव के रूप में खेतों में काम करने के लिए साउथ अफ्रीका लाया गया। अब इन्हें लाया तो गया था एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, लेकिन ये अपने कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद भी अपने परिवार के साथ साउथ अफ्रीका में ही रह गए, और कई पीढ़ी बीत जाने के कारण ये यहीं के सिटीजन हो गए। उस समय इन्हें फ्री बर्गर मतलब कि फ्री सिटीजन नाम दिया गया। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के किसी भी कंट्री में यानी साउथ अफ्रीका में पहला कॉलोनाइजेशन का एग्जाम्पल था। आगे चलकर इस प्रकार के एग्जाम्पल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कई देशों में देखने को मिलते हैं। अब जब आगे चलकर यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश ब्रिटेन बना, तो इसने साल 1806 में साउथ अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। साउथ अफ्रीका पर अपनी अथॉरिटी बनाए रखने के लिए ब्रिटेन ने अपने अनुसार रूल बनाने शुरू कर दिए। इस समय यहाँ पर न केवल अफ्रीकी लोग थे, बल्कि बड़ी संख्या में
फ्री बर्गर भी मौजूद थे और ये सभी अंग्रेजों के हैरेसमेंट के खिलाफ थे। अब यहाँ से लोग धीरे धीरे साउथ अफ्रीका के नॉर्थ की ओर भागने लगे। अपना कैप्चर बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने लोकल ट्राइब्स, फ्री बर्गर और डचों के खिलाफ कई वॉर्स भी लड़े, जिसमें इनकी जीत हुई और फाइनली पूरे साउथ अफ्रीका को कैप्चर कर लिया गया। इसके बाद साउथ अफ्रीका को द केव कॉलोनी के नाम से जाना गया। वैसे पहले यूरोपियन कंट्रीज को साउथ अफ्रीका से बिजनेस करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उस समय मेन बिजनेस स्पाइसेस का था और ये केवल भारत के पास मौजूद था। तो इस कारण यूरोपियन कंट्रीज को सिर्फ भारत के साथ बिजनेस करने में इंटरेस्ट था। लेकिन आज की हमारी कहानी तो अफ्रीका के डायमंड्स के ऊपर है। तो बताया जाता है भैया कि साउथ अफ्रीका में डायमंड की कहानी 1866 से 1867 के बीच शुरू होती है, जब एक 15 साल के लड़के यानी कि इरास्मस जेकब्स को ऑरेंज नदी के कोस्ट पर अपने खेत में एक ट्रांसपेरेंट रॉक मिलता है। दरअसल ये रॉक डायमंड था। इसके बाद इस देश की कहानी बिल्कुल बदल जाती है। इसके पहले तो साउथ अफ्रीका वाज जस्ट रस्टिंग स्टॉक। डायमंड की पहली खोज ने इस देश की किस्मत बदल के रख दी। इसके बाद लगने लगा कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन उस समय से लेकर आज तक साउथ अफ्रीका में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। डायमंड मिलने के बाद साउथ अफ्रीका में एक रेवोल्यूशन हुई, जिसे मिनरल रेवोल्यूशन कहा गया। और इस मिनरल रेवोल्यूशन ने साउथ अफ्रीका को एक अग्रेरियन ट्राइबल एरिया से एक इंडस्ट्रियलाइज्ड क्षेत्र में बदल दिया। अब यहाँ के खदानों में काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोगों की जरूरत थी। इसके बाद जब पहली बार किम्बर्ली नाम के एक कस्बे में डायमंड की खोज हुई, तो लोग अपना लक आजमाने के लिए यहाँ आने लगे। अब सरफेस वाले डायमंड तो लोगों को आसानी से मिल जाते, लेकिन इसके बाद ज्यादा की चाहत में इन लोगों ने डीपर डिग करना शुरू कर दिया। खोदने के लिए उस समय भाप से चलने वाली मशीनें हुआ करती थी, जो कि काफी एडवांस भी थी। नॉर्मल ट्रेडर्स के पास इन मशीनों की पहुंच कम ही हो पाती थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ कुछ बिजनेसमैन्स ने साउथ अफ्रीका की माइनिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब जिसके पास पैसा था वो तो भैया बड़ी बड़ी मशीनें ले आया और माइंस को कंट्रोल करने लगा, और बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी छोटी खदानों को एक्वायर करने लगी। अब इन सब चीजों से कॉन्फ्लिक्ट भी उतना ही बढ़ने लगा। यहाँ इस समय एक कंपनी उभरी। आपने कभी ना कभी डी बियर्स कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा, या फिर एटलीस्ट उनके ऐड तो जरूर देखे होंगे। उस समय ये दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड प्रोड्यूसर कंपनी थी और आज भी ये दुनिया की 4 सबसे बड़ी डायमंड प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों में शामिल भी है। इन्होंने साउथ अफ्रीका की सभी डायमंड माइंस खरीद ली। कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए लेबर्स को बहुत कम पैसे देती थी, लेकिन इसके दूसरी तरफ मशीन ऑपरेटर्स को ज्यादा पैसे मिलते थे, क्योंकि ये मशीन ऑपरेटर ब्रिटिश होते थे और इन्हें दूसरे लेबर्स के कंपैरिजन में कई प्रकार के राइट्स भी हासिल थे। डी बियर्स ने ही लोगों के दिमाग में डायमंड के लिए एक ऐसा जुनून पैदा कर दिया था कि जब अपनी पत्नी को गिफ्ट देना चाहता हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को कोई प्रपोज करना चाहता हो, तब दिमाग में सबसे पहला ख्याल डायमंड का ही आता है। अब इसके बाद शुरू होता है सेपरेशन का दौर, जिसमें आगे चलकर साउथ अफ्रीका में रेसिज्म की बुनियाद रखी गई। बेसिकली अब सेपरेशन शुरू हुआ क्योंकि इस समय माइंस में काम करने वाले वर्कर्स की संख्या बढ़ रही थी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि भोजन और इन सभी चीजों की मांग भी बढ़ रही थी। रिजल्ट ये हुआ कि भोजन की इस कमी को पूरा करने के लिए कई कैपिटलिस्ट ने छोटे छोटे लोगों के खेत हाई प्राइस देकर खरीद लिए और खेती का कमर्शियलाइजेशन किया और कैश क्रॉप्स जैसे शुगर केन, कॉफी, टोबैको, कॉटन उगाने लगे। अब छोटे किसान तो लैंडलेस और अनएम्प्लॉयड हो गए और इससे शुरू हुई गोरों और अफ्रीकन्स के बीच एक वॉर, क्योंकि गोरों के पास सभी अधिकार थे, उनके पास सबसे अधिक संपत्ति भी थी, वे अच्छे रीजन्स में रहा करते थे और उनके पास सभी फैसिलिटीज भी थी। इस दौरान लोकल पॉपुलेशन और अंग्रेजों के बीच वॉर होने लगी और इन वॉर्स के बाद अंग्रेजों ने अपनी केप कॉलोनी में अपने लॉ लाने शुरू कर दिए। आखिरकार कई प्रोटेस्ट के बाद साल 1910 में साउथ अफ्रीका को यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका बना दिया गया और इसके बाद साल 1930 में नेटिव एक्ट पारित किया गया, जिसमें लिखा गया था कि ब्लैक पॉपुलेशन वहां नहीं रह सकती जहां ब्रिटिश लोग रहते हैं। अब साल 1948 में रेशियल सेग्रीगेशन को प्रॉपर्ली लेजिटिमेट कर दिया गया। लोगों को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, व्हाइट्स, ब्लैक्स, इंडियन एंड कलर्ड पीपल, और इसे ही रंग भेद यानी कि अपार्टाइड कहा जाता है। इन सब के पीछे बेसिक आर्गुमेंट यही था कि अंग्रेज किसी भी नॉन वाइट से कोई भी चीज फोर्सली करा सकते हैं, क्योंकि आखिरकार उनके रिसोर्सेज उनके नहीं हैं, ये अंग्रेजों के हैं और इनका इस्तेमाल करके आप चाहे कितने भी अमीर बन जाएं,
इसमें कुछ सही या गलत नहीं है, ये सब सही है। साउथ अफ्रीका में रेशियल सेग्रीगेशन के कारण व्हाइट्स और नॉन व्हाइट्स के अलग अलग व्यवहार किया जाता था। उन्हें अलग अलग इलाकों में रहने की इजाजत दी गई। गोरे लोग पॉश इलाकों में रहते थे और बाकी सभी लोग स्लम्स एरियाज में रहते थे। यह आज भी वहाँ कई रीजन्स में बना हुआ है। अब देखने में साउथ अफ्रीका की स्टोरी बिल्कुल डायमंड जैसी ही है। डायमंड दिखने में बहुत ब्यूटीफुल और वैल्यूएबल लगता है, लेकिन अफसोस की बात यही है कि कोयला और डायमंड दोनों ही कार्बन से बने होते हैं। कोयले को जलाने से बिजली पैदा होती है, जिससे डार्कनेस दूर होती है, लेकिन डायमंड का क्या उपयोग? कुछ उद्योगों को छोड़कर इसका कोई रियलिस्टिक यूज है ही नहीं। लेकिन डायमंड की मार्केटिंग इतनी मजबूत है कि इसकी कीमत हर साल बढ़ती ही जा रही है। डी बियर्स कंपनी ने अ डायमंड इज फॉरएवर कैंपेन भी चलाया, जिसमें लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी गई कि अगर वो हीरे को अपने प्यार की निशानी बनाएंगे तो उनका रिश्ता भी हीरे की तरह मजबूत और अटूट बना रहेगा। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि डायमंड की अंगूठी पर कम से कम आपको अपने 2 महीने की सैलरी खर्च करनी चाहिए। खैर, वापस कहानी पर आते हैं। देखिए, साल 1994 में अपार्टाइड खत्म होने के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। अब लोगों को लगा कि ये पार्टी सब कुछ बदल देगी और जिन लोगों के साथ बुरा हुआ है भैया, उन्हें अब न्याय मिलेगा। लेकिन साउथ अफ्रीका आज भी उतना ही सेग्रीगेटेड है जितना पहले था। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 35% है, जबकि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 60% का है, जो कई कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। आज इस देश में क्राइम पीक पर है। साउथ अफ्रीका में आज भी 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है और खासकर ग्रामीण इलाकों में तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। यहाँ पावर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम। बिजली चोरी के कारण एक बड़ा फंड उस डेफिशिएंसी को रेक्टिफाई करने में चला जाता है। अब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के हीरो माने जाते हैं। देखिए, यहाँ के लोगों को लगा कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि उन्होंने अपार्टाइड के अगेंस्ट कई लड़ाई लड़ी है। लेकिन उनकी अपनी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस आज इतनी करप्ट हो गई है कि वो ऑलमोस्ट 700 स्टेट ओन्ड कंपनीज चलाती है और करप्शन के कारण बहुत सारा धन इस पार्टी के नेता के पॉकेट्स में जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इन सब का इकोनॉमिक्स से क्या रिलेशन है। देखिए, इसे आप ऐसे समझिए कि हर देश का अपना एक बजट होता है, जिसमें उस देश के एक्सपेंडिचर और इनकम की सूची होती है। ये बजट हर व्यक्ति, कंपनी या देश हो, सब पर लागू होती है। इनके पास कुछ सोर्सेज से पैसा आता है और वही पैसा अलग अलग जगहों पर खर्च किया जाता है। कुछ पैसा फ्यूचर में उपयोग के लिए भी इन्वेस्ट किया जाता है। हर काम के लिए पैसा अलोकेट किया जाता है। लेकिन जब बात प्रॉब्लम्स की आती है तो ये सोचना जरूरी है कि पैसा देने के बावजूद प्रॉब्लम्स सॉल्व क्यों नहीं हो रही हैं। साउथ अफ्रीका अपने बजट का 5% इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, 5% पुलिस फोर्स पर, 13% बेसिक एजुकेशन पर, 17% अलग अलग ग्राउंड चाइल्ड सपोर्ट और सोशल सिक्योरिटी पर खर्च करता है। लेकिन रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि करप्ट पॉलिटिशियन बीच में ही पैसा खा जा रहे हैं, तभी तो आम लोग गरीब बने हुए हैं। अगर साउथ अफ्रीका को अपने यहाँ पॉवर्टी कम करनी है तो वहाँ की गवर्नमेंट को सबसे पहले वहाँ के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी होंगी, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गुड क्वालिटी एजुकेशन, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, हेल्थ प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी, ताकि लोग अपना समय अपने स्किल्स को बढ़ाने में लगाएं और न्यू जॉब्स ले पाएं या फिर खुद का कोई बिजनेस ही शुरू कर पाएं। अब जब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस चुनी गई थी तो उन्होंने ये वादा किया था कि अपार्टाइड के रूल्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। हालांकि इन्होंने कैंसिल भी कर दिया। आगे इन्होंने कहा भी था कि साउथ अफ्रीका में प्रगति होगी, लेकिन वो सभी खुद करप्ट होते चले गए। वो हर चीज में अपनी पॉकेट्स भरने लगे और इसका नुकसान देश की आम जनता को उठाना पड़ा। कह सकते हैं कि अभी भी साउथ अफ्रीका एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। देखिए, इस देश के लिए ट्रैजिक बात यह है कि यहाँ पर कई प्रॉब्लम ऐसी हैं जिन्हें रोका जा सकता है। एक गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक जब साउथ अफ्रीका में इलेक्ट्रिसिटी की मांग बढ़ रही थी, लेकिन उनकी इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस केवल साल 2007 तक ही थी। उसके बाद जब उन्हें इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज करने की जरूरत पड़ी, लेकिन उस समय वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कोई कंपटीशन नहीं था, इसलिए सही समय पर फैसले नहीं लिए गए और पहले जो देश दूसरे देशों को सरप्लस बिजली बेचता था, आज वही देश 12-12 घंटे लोड शेडिंग कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार साउथ अफ्रीका में गाजा और वेस्ट बैंक, जिबूती और कोसोवो को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे अधिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब जब यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है तो इसके कारण क्राइम रेट भी हाई बना हुआ है। वायलेंट क्राइम्स अक्सर यहाँ पर होते रहते हैं और इनमें फॉरेनर्स भी शामिल होते हैं। रॉबरीज, आर्म्ड अटैक्स और चोरी भी अक्सर होती हैं, जो अक्सर उन क्षेत्रों में होती हैं जो टूरिस्ट के बीच पॉपुलर हैं। वैसे दोस्तों, खराब हालत सिर्फ साउथ अफ्रीका की ही नहीं है, बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज के कई देश इससे भी खराब हालत में हैं। जी हाँ, क्योंकि कई देशों में कई बार पॉलिटिकल क्राइसिस हुए हैं।
यहाँ तख्ता पलट, धार्मिक हिंसा और भ्रष्ट सरकारी अधिकारी भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। रोड्स, ब्रिजेस और टेलीकम्युनिकेशंस के साथ साथ डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। कई कंट्रीज गृह युद्ध झेल चुकी हैं और दुनिया की गरीब कंट्रीज में टॉप पर आ गई हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नाइजीरिया, जहां ऑयल 1960 के दशक में मिला। ऑयल मिलने के बाद वहां पर तेजी से तरक्की हुई, वहां एक ऑयल इकोनॉमी डेवलप हुई, लेकिन करप्शन ने सब चौपट कर दिया। अफ्रीका में अनएम्प्लॉयमेंट के कारण यहाँ कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उभरे। बोको हरम भी उनमें से एक है, जो नाइजीरिया में ऑपरेट करता है और उसका आतंक उत्तरी अफ्रीका के देशों में भी है। इस संगठन को इस्लामिक स्टेट्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अल-कायदा से भी जुड़े कई ग्रुप्स अलग अलग पहचान के साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के कई देशों में एक्टिव हैं। जमात नस्र अल इस्लाम वल मुस्लिमीन JNIM इसमें सबसे बड़ा नाम है। अब अगर हम लोग अपने देश भारत में पावर डिमांड या दूसरे किसी मुद्दे की बात करें तो यहाँ भी लगातार इलेक्ट्रिसिटी के साथ एम्प्लॉयमेंट की मांग बढ़ रही है। तो ऐसे में साउथ अफ्रीका हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि पर कैपिटा GDP इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मिसलीडिंग भी हो सकती है। साउथ अफ्रीका की पर कैपिटा GDP $6,776 और भारत की $2,388 है। इन आंकड़ों को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका का एक कॉमन पर्सन हमसे 3 गुना ज्यादा अमीर है, क्योंकि सारी संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथों में है। अब दूर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि भैया भारत को छोड़कर हर देश बेहतर है, हर तरफ कितनी बढ़िया दृश्य हैं। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, इसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।